बहुत बहुत शानदार कमेंट्री आती हुई गवर्नर साहब की तरफ से, और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव, बहुत ही कंट्रोल्ड विदेशी डेवलपमेंट्स का पूरा एक तरह हवाला देते हुए कि हम उन पर नज़र बनाए रखें। लेकिन Q4 में हमने देखा थोड़ी सी नरमी आई इन्फ्लेशन में, लेकिन ग्रोथ भी नरम हुई थी। तो वो सब देखते हुए जो माहौल है इस समय इंडिया का डीलिंग का समय, और सबसे पहला पॉज RBI सेंट्रल गवर्नर ने लिया और बाजार ने बड़ा पसंद किया। 350 पॉइंट की इंट्राडे मूव, बैंक निफ्टी करीब 80-85 पॉइंट, निफ्टी भी रिकवर होकर आई है। हमारे साथ पूरा पैनल है, DSP, मीरे, L&T फाइनेंस, युविका सिंघल है हमारे साथ, और ऑफ कोर्स मैथिली हमारी कंसल्टिंग एडिटर मैक्रोस के ऊपर, और हमारे साथ कोटक महिंद्रा बैंक के कोठारी जी भी हैं। आइए कोठारी जी से बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो दिन रात कॉस्ट ऑफ कैपिटल को से डील करते हैं। तो अब जब इतना लंबा पॉज आ गया इतने लंबे रेट हाइक साइकिल के बाद, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? कोठारी जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी आपको स्पीच? आपने कौन सी बातों का सबसे ज्यादा ध्यान से सुना? तो मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच आरबीआई ने सरप्राइज किया सबको। काफी लोगों का ये मानना था कि इस बार शायद 25 बेसिस पॉइंट हाइक आएगा और शायद आखिरी होगा, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच आरबीआई ने लिया और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है इकोनॉमी के लिए। और अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑप्शंस क्लोज कर दिए हैं। इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी की बात की उन्होंने कि ये बहुत ही क्रिटिकल है, तो उस पर नज़र बना के रखेंगे और वो नज़र नहीं हटेगी उनकी। लेकिन ग्लोबल कंडीशंस थोड़े बेटर लग रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इज लुकिंग बेटर, एक्सटर्नल अकाउंट इंडिया के लिए ओवरऑल इन्फ्लेशन थोड़ा पहले से ईज हुआ है ओवरऑल। और वो सबको देखते हुए मेरे ख्याल से पुराना जो हाइक किया है, जो कि काफी हाइक हुआ है पिछले एक साल में, उसका इफेक्ट को देखने के लिए वेट करना बहुत ही अच्छी अप्रोच है। और क्योंकि कहीं ज्यादा करने से इम्पैक्ट हो सकता है ज्यादा हाइक होने से, और कम करने से इन्फ्लेशन रह सकता है, तो उन्होंने अपने ऑप्शन ओपन रखे हैं। बोला है कि हम बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी। ग्रोथ के बारे में उन्होंने कहा कि अगले साल की ग्रोथ इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि 6.4 की जगह 6.5 का उन्होंने कहा है अगले साल के लिए। तो बहुत ही ओवरऑल बैलेंस्ड अप्रोच, और मेरे ख्याल से आसान नहीं रहा होगा। 5-6 की मेजोरिटी से इवेंचुअली ये डिसीजन लिया गया, तो काफी कश्मकश हुई होगी आपस में। इनफैक्ट अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स को देखें, जो 30-35% ग्रोथ वाले, जैसे बजाज फाइनेंस करीब करीब 28-30% ग्रोथ, 2 दिन से वो ग्रोथ स्टॉक्स ये उम्मीद में कि शायद एक पॉज आ रहा है या रेट साइकिल कहीं ना कहीं थम रहा है, रेट हाइक साइकिल अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। कल की 4% के बाद आज भी 2% बजाज फाइनेंस तेजी में आता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ युविका और साहिल भी हैं। साहिल, मैं आपकी तरफ आऊंगा। कौटिल्य को कोट किया है गवर्नर साहब ने, डू नॉट स्लैक टिल योर जॉब इज डन। एक और इसमें कोट मुझे याद आया कि आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई एम स्टॉप व्हेन इट्स डन। तो इनका काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बाजार को ये लग रहा है कि पूरी ग्रिप है, ग्रोथ एज वेल एज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पे गवर्नर साहब की ग्रिप है पूरी। जी, मेरे ख्याल से एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट प्ले हुआ है आरबीआई पॉलिसी के लिए, वो है कि एक्सटर्नल सिचुएशन इतनी डिटेरियोरेट नहीं हुई इंडिया में। तो अगर आप जो आरबीआई गवर्नर रिपीटेडली रेफरेंस दिया कि हमारे रेमिटेंसेस स्ट्रांग हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, तो एक जो चैनल है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंडीशंस इंडिया को इम्पैक्ट करती हैं, उस चैनल से हमें बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं मिली है। आप देखेंगे लास्ट 6 महीने में रुपी भी काफी स्टेबल रहा है, इवन व्हेन देयर इज सो मच टर्मोइल। और अगर आप फाइनेंशियल कंडीशंस भी देखेंगे, इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशंस हैव हार्डली चेंज्ड। अगर आप बाकी कंट्रीज की फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, उससे बहुत ही उठापटक हुई है लास्ट 1 महीने में। तो ये चैनल्स हैं जहां से आरबीआई को ये कंफर्ट मिला है कि वो एक पॉज ले सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कि कुछ घंटों पहले ही जब रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी, वो बहुत ही मिलती जुलती थी। उन्होंने बहुत सिमिलर रेफरेंस दिए कि उनका देयर जॉब इज नॉट डन एंड वो वापस से रेट हाइक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, दे ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि वो ऐसी कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ना दें जिसको वापस से उनको डायल डाउन करना पड़े। तो ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है कि गोइंग फॉरवर्ड उनकी ऑप्शंस ओपन रहे, अगर न्यू सरप्राइजेस मिलते हैं तो।
बट मेरे ख्याल से प्रूडेंट स्टेप था। आफ्टर 250 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक, आरबीआई हैज गिवन अ पॉज। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ऐसे में बिल्कुल एक क्योंकि लेकिन बात तो जो ग्रोथ की जा रही है, चाहे वो अर्बन डिमांड की बात हो, उन्होंने कई सारे स्टांसेस, इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए भले ही कॉन्ट्रैक्शन की बात की हो, लेकिन टू व्हीलर स्पेस, ट्रैक्टर, हेल्दी ग्रोथ और जीडीपी फोरकास्ट को बढ़ाया। युविका, आपने क्या की पॉइंट्स नोटिस किए इस पॉलिसी में? अगर मैं इस पॉलिसी को 2 शब्दों में समराइज करूं तो मेरे हिसाब से ये एक हॉकिश पॉज है। तो जहां एक तरफ आरबीआई ने पॉज दिया है, पर साथ ही साथ उन्होंने कहीं भी ये सिग्नल नहीं किया कि ये एंड ऑफ रेट हाइकिंग साइकिल है, और जो स्टैंड भी था उन्होंने वो भी मेंटेन किया है, वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। तो इस जो अनाउंसमेंट आई है, इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये एक पॉज है, पर स्टैंड अभी भी हॉकिश है। आरबीआई इन्फ्लेशन पे वरीसम है, कंसर्न अभी भी इन्फ्लेशन पे बनी हुई है। जहां तक आप उनके जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें, उनमें बहुत ही थोड़ा सा उन्होंने रिवीजन लाया है। जीडीपी को उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है, और सीपीआई में उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट्स घटाई है FY24 के लिए जो उनके आंकड़े हैं। पर अगर देखा जाए तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के जो FY24 का आउटलुक है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स हियर एंड देयर। बट आई थिंक जो ओवरराइडिंग फैक्टर इस पॉलिसी में रहा, और जो आरबीआई के दिमाग में आई थिंक ये पॉज को लाने में तब्दीली हुई, वो ज्यादा हद तक ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हुआ, जो हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स देखे हैं। और आरबीआई ने आप देखे हैं अपनी पॉलिसी में कई बार गवर्नर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये वर्ड्स को बहुत बार दोहराया है। अगर आप इससे पहले वाली पॉलिसी देखें तो वहां पे कोर इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, बट वहां से एक शिफ्ट है पॉलिसी स्पीच में कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन अभी भी जो बैलेंस है उनको उसको मेंटेन करना है। इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है, पर इस टाइम पर जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं दे हैव कंप्लीटली ओवररिडन द गवर्नर्स थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अब एक पॉज है, बट हाइक साइकिल कंटिन्यू हो सकती है। वी आर नॉट रूलिंग आउट फॉर द रेट हाइक्स फ्रॉम हियर ऑन। युविका, बहुत ही शानदार आपने अपना एस्टिमेट दिया, आपका जो व्यू बना है, हॉकिश पॉज, बहुत ही अच्छी तरह से। तो बेसिकली उन्होंने टेबल पे ऑन रखा है कि अगर डेटा वर्सन्स तो वापस रेट हाइक्स आ जाएंगे, डेटा इंप्रूव करता है तब देखा जाएगा। मुझे ग्रोथ के ऊपर आपका एक और व्यू चाहिए होगा, उसके बाद साहिल पे जाएंगे। अभी कल ही वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ पे टिप्पणी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी की। ग्रोथ पे पिछली बार तक ये व्यू आ रहा था कि आरबीआई का जो व्यू है ग्रोथ से वो रियल वर्ल्ड से डिफरेंट है, थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं ग्लोबल ग्रोथ को। इस समय जो ग्रोथ की कमेंट्री आ जाइए, और आज उन्होंने एस्टिमेट शेयर किए Q1 के 7.8 एटसेट्रा, आपको क्या लगता है किधर ट्रेंड होगी फाइनली ग्रोथ? देखिए, हमें लगता है कि थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म है आरबीआई के आंकड़ों में। अब तो 10 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ गए हैं। ये हमें पहले भी लग रहा था एट 6.4, बट 6.5 इज इवन हायर। अगर आप मार्केट कंसेंसस देखें, हमारा एस्टिमेट FY24 ग्रोथ का 6% पे है, और मार्केट कंसेंसस बिटवीन 5.5 से 6% है। हमें ऐसा लगता है कि ग्रोथ स्लो डाउन होएगा, एंड लार्जली 2 फैक्टर्स के कारण। लार्ज पार्ट ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन होगा जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट आएगा इंडियाज एक्सपोर्ट्स पे, जो हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं। जो स्लो डाउन हमने एक्सपोर्ट्स में ऑलरेडी देखी है बिगिनिंग Q3। दूसरा फैक्टर जो होगा, और जो आरबीआई भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है प्ले आउट होगा, जो हमने अभी तक का रेट हाइक साइकिल देखा 250 बेसिस पॉइंट्स का, वो अभी भी फुली ट्रांसमिट नहीं हुआ है। और इसकी जो ट्रांसमिशन है उसका फर्स्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर स्पेंडिंग, स्पेशली अर्बन कंजम्पशन, और विद इन अर्बन कंजम्पशन गुड्स कंजम्पशन, विच इज लार्जली लेवरेज्ड इन नेचर। तो जो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी में, उसका कंजम्पशन पे स्लो डाउन दिखेगा जीडीपी नंबर में। और कहीं ना कहीं आरबीआई भी ये एक्सपेक्ट करता है, और वो बार बार बोलते हैं कि हम वॉच आउट करना चाहते हैं कि जो हमने अभी तक रेट हाइकिंग करी उसका क्या इम्पैक्ट है रियल इकोनॉमी पे। और हमें लगता है ये 2 फैक्टर्स पुट टुगेदर, एक जो एक्सटर्नल स्लो डाउन का इम्पैक्ट है ऑन आवर एक्सपोर्ट्स, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स इन ग्लोबल इकोनॉमी, प्लस अ स्लो डाउन इन और सम काइंड ऑफ अ मॉडरेशन इन कंजम्पशन। ये 2 फैक्टर्स ब्रॉडली रहेंगे कि जीडीपी को FY24 में स्लो डाउन करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो गवर्नर ने आंकड़ा बताया
जो आरबीआई ने आंकड़ा रखा 6.5 का, इसको डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। एंड भूलिए नहीं, हमारे पास और भी रिस्क हैं जो अभी तक हमें नहीं पता कैसे प्ले आउट करेंगे। मॉनसून बीइंग वन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क, एल नीनो फिनोमेना की बात हो रही है कि इट कुड डेवलप, समर मंथ्स इस बार एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ज्यादा गर्मी रहेगी। ऑल दीज फैक्टर्स विल हैव implications फॉर इन्फ्लेशन। और एक रिस्क, बड़ा रिस्क और है क्रूड, जो हमने गवर्नर ने भी अलूड किया कि ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट्स करे हैं, जो मई ऑनवर्ड्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उसका इम्पैक्ट क्रूड पे किस हद तक आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बोथ इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे इम्पिंच करेंगे। एंड ये रिस्क भी हमें देखने हैं कि इवेंचुअली कैसे पैन आउट होंगे इकोनॉमी पे। आपको बता दूं ये बात कि इस बार गवर्नर साहब ने अपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट में जो क्रूड प्राइस माना है वो $85 आ गया है। पिछली बार $95 का जिक्र किया था। साहिल, आप कैसे देखते हैं इन रिस्क्स को? अजय, मुझे लगता है कि ऑयल प्राइस रिस्क जो है वो अभी भी नीचे की तरफ है। मुझे लगता है ऑयल प्राइस भी नीचे आ सकते हैं, तो वहां से बहुत बड़ा साइड सरप्राइज होना मुश्किल है। अगर कोई इवेंट हो जाता है तो हमें रीअसेस करना पड़ेगा। बट हाँ, ये जो प्रोडक्शन कटा है इसकी वजह से शायद बेस प्राइस $5 से $60 ऊपर आ गया हमारे बेस केस में। बट स्टिल मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल विल बी अ पॉजिटिव सरप्राइज फॉर इंडिया। दूसरा हमें देखना चाहिए कि अगर आप डिफरेंस देखेंगे WPI और CPI में आज, ये डिफरेंस जो है तकरीबन 2.5% का है। मतलब WPI CPI से 2.5% नीचे है। और इस महीने के जब आंकड़े आएंगे मार्च महीने के, तो आप देखेंगे कि WPI 2% के नीचे चला गया YOY बेसिस पे। तो जो इनपुट प्राइस प्रेशर है नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली बहुत तेजी से स्लो हो रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर प्राइसेस पे अगले 6 महीने को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो इनपुट प्राइसेस हैं, चाहे वो ऑयल हो या फिर और कमोडिटीज हो, इसके जो फीडबैक लूप है अगले 6 महीने में, ऐसा लगता है कि क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इट कैन पॉजिटिवली सरप्राइज। और इसलिए मुझे लगता है कि आज जहां पे आरबीआई ने अपनी फॉरवर्ड गाइडेंस को एक तरह से हेज किया है, दे हैव सेड कि ये पॉलिसी वन ऑफ है जहां पे हम स्टॉप कर रहे हैं, बट वी आर स्टिल ऑन विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। मुझे लगता है कि हाइंडसाइट में ऐसा हो सकता है कि हम देखेंगे शायद लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक था, क्योंकि जो फीडबैक लूप है डेटा का वो अभी यही दिखा रहा है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो जाएगा। ये बात आप काफी टाइम से मेंटेन कर रहे हैं। मनीष कोठारी जो हमारे साथ हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, ये जो पॉइंट हमारे इकोनॉमिस्ट और मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट ने रेज किए, कोठारी जी, ये जो लैग इफेक्ट हो के अभी तक के रेट हाइक्स का इम्पैक्ट है, क्योंकि आप एक बैंक, बहुत बड़े बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, इसका इम्पैक्ट डिमांड पे कैसा हो रहा है? देखिए, ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ अभी तो ठीक ही लग रहा है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसा अभी पूरा रेट हाइक का पास ऑन भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी का जो रेट का दर है वो कंफर्टेबल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन और एडिशनल अगर कंजम्पशन डिमांड माइनर इम्पैक्ट हो, और अगर इंटरनेशनल मार्केट के कारण इंडिया में इम्पैक्ट ना हो, और अगर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसा गवर्नर जी ने कहा उसके कारण मॉनसून अगर खराब ना हो, तो ओवरऑल डिमांड मेरे हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर हो, इट विल कंटिन्यू टू हैपन। और उसके कारण मुझे लगता है कि करंट इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं होगा। कंजम्पशन डिमांड बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है जो कि हमको नोट करना पड़ेगा। सो अभी तो बैलेंस लग रहा है, जैसा हो सकता है कि गवर्नर ने जो पॉजिटिव सरप्राइज की बात की है वो प्ले आउट हो, अनलेस समथिंग वेरी ड्रास्टिक हैपेंस कि इंडिया विच कैन इम्पैक्ट इंडिया, कि हाँ भाई क्लाइमेट हो चाहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट हो। बट एज ऑफ नाउ आई कैन से सो फार सो गुड, अभी तो ठीक लग रहा है। ओके, ठीक है। अब हमारे साथ पैनल पे सचिंद्र नाथ जी भी हैं, यूग्रो कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही स्मॉल और माइक्रो लेंडर्स को ये फाइनेंस करते हैं। उनसे भी समझते हैं कैसे वो देख रहे हैं। सचिंद्र, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। क्योंकि यहाँ पर ये पॉज, ये जो रेट का पॉज आया है, इस पर आपका क्या स्टांस होगा? ऑफकोर्स कल हम आपसे बात कर ही रहे थे कि किस तरह के ट्रेंड्स आगे इमर्ज होंगे। जाहिर तौर पर ये एक मूवमेंट है जो चेयर भी करेगा लंदन इकोसिस्टम को। सचिन, हेलो, कैन यू हियर मी वेल? जी जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे अच्छा लगा कि
जब सारा इकोसिस्टम, सारा प्रिडिक्शन था कि एटलीस्ट एक लास्ट रेट हाइक होगा, आरबीआई हैज शोन गट्स एंड करेज टू पुट द पॉज बटन, राइट? यूएस फेड तक ने नो हालांकि स्लो डाउन किया उन्होंने रेट हाइक एसवीबी के फॉल डाउन के बाद, बट फिर भी वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए। सी, इन्फ्लेशन टारगेट इज ए गुड टारगेट, बट हमारी कंट्री में ना जहाँ पे कंजम्पशन डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ, आप या तो डिमांड साइड रोक सकते हैं या सप्लाई साइड बढ़ा सकते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि ये पॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत बढ़ाएगा, बिकॉज एक फियर आ गया था स्पेशली स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज में कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाने वाली है। तो जैसे ये फियर साइकोसिस होता है ना, तो लोग फिर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ महंगा होने वाला है। तो अब ये जो जब सबको ये लग जाएगा कि नहीं अभी ये जितना होना था हो गया, अब आ गया, सब कुछ अच्छा है, ये अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत बढ़ाएगा। हमारे सेक्टर में विच इज स्पेशली एनबीएफसी, नॉट सो मच विद द बैंक्स, ये द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वुड नाउ फ्लैटन and liquidity would start improving, because अभी तो आपने देखा था banks की cost of deposit has gone up so much that economically it was becoming unviable for credit demand अभी भी है, बड़े बैंक like SBI and others are growing at 20%. So overall मुझको लगता है that combination of rate pause, हम लोग एक इलेक्शन ईयर में हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये बहुत बेनिफिट करेगा एसएमई एंड माइक्रो एसएमई इंडस्ट्री को। एसएमई और माइक्रो एसएमई को बेनिफिट होगा। एक बाजार का व्यू भी ले लेते हैं। साहिल, आप मार्केट को भी बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, कौन से सेक्टर्स जो रेट हाइक की वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिमांड इम्पैक्ट आ रहा था, जो आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम्स में अगर जो कंडीशंस अभी हैं, जो डेटा अभी ऑन द टेबल है, उसको देखते हुए अगर यहाँ से वर्सन नहीं की, कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं? यूजुअली हिस्टोरिकली हमने देखा है जहाँ पे रेट पॉज साइकिल आता है, जहाँ पे स्टेबिलिटी आती है रेट्स में, वहाँ पे एनबीएफसी, स्मॉल लेंडर्स, ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरीज और कुछ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इन सेक्टर्स में यूजुअली एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग देखी जाती है। बट अगेन जब आप स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं तो आपको स्टार्टिंग वैल्यूएशन देखनी बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी इतने महंगे हो कि वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए, बट मुझे लगता है कि एनबीएफसी और स्मॉल लेंडर्स एक ऐसी स्पेस है जहां पे कंफर्ट है। और इवन अगर आप ब्रॉडर लेंडर स्पेस देखेंगे बैंकिंग, वहां पे भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट है। नॉट ओनली इन इंडिया, अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे, जैसे कि अगर आप दुनिया के टॉप 500 बैंक्स का लिस्ट बनाएंगे तो उसका जो फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल है वो तकरीबन प्री कोविड लेवल्स के आसपास है और 10 ईयर एवरेज के नीचे है। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल एज अ स्पेस कुड टेक अ पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम दिस पॉलिसी। और दूसरा, जहां पे इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, दे कैन बेनिफिट। ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारे स्पेसेस हैं जो इससे इम्पैक्टेड होंगे। मनीष, ये ऑफ कोर्स पूरे लेंडिंग इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि जैसे से आरबीआई रेट हाइक कर रहा था तो ऐसे में एनबीएफसीज को, लेंडर्स को बढ़ाने पड़ रहे थे रेट हाइक, लेकिन अब आगे का ट्रेंड कैसा दिखता है? देखिए, डिमांड सप्लाई सिचुएशन डिसाइड करेगा रेट को। थोड़े सेक्टर्स में जहां पे रेपो रेट हाइक इमीडिएटली पास हो जाया करती थी, वहां पे तो अभी भी आप देखेंगे कि ओवरऑल रेपो रेट हाइक पास हुई है, लेकिन नए कस्टमर्स के लिए रेट अभी भी थोड़े नीचे हैं। सिमिलरली अभी भी पूरा रेट हाइक तो पास हुआ नहीं है, और मेरे हिसाब से डिमांड सप्लाई के बेसिस में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रेट ऊपर जाने वाले हैं। रेट लुकिंग एट द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द इन्वेस्टमेंट डिमांड जो हम देख रहे हैं, कॉर्पोरेट्स हो चाहे कंज्यूमर साइड में हो, रेट्स शुड रिमेन वेरी रेंज बाउंड और स्टेबल। रेट ऊपर जाने की लगता नहीं है कि रेट बहुत ऊपर जाएंगे। सचिंद्र, अगर मैं आपकी कंपनी की बात करूं, यूग्रो कैपिटल में हम आपके अभी क्वार्टरली डेटा देख ही रहे थे, बहुत ही हाई ग्रोथ देखी है। यानी कहीं ना कहीं एमएसएमई जो हैं अप टू 5 करोड़ टिकट साइजेस वाले ऑन ग्राउंड अभी तक हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पास ऑन करते रहे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे। यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक इस कम्युनिटी का कैसा हो जाएगा अगर फ्लैट रहता है रेट्स और धीरे धीरे ट्रेंडिंग लोअर होते हैं, और इससे क्या और एक ज्यादा इफेक्ट आएगा डिमांड का आप जैसी कंपनी के लिए? बिल्कुल आएगा। आप इस तरह से देखें कि हमने लास्ट ईयर 3000 करोड़ के बेस से हम इस साल 6300 करोड़ के बेस पे आ गए हैं, और नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद कर रहे हैं कि करंट रन रेट पे हम 10,000 करोड़ के आसपास होंगे।
लेकिन जनरली हर कस्टमर ये टोटल रेट हाइक का हमारे बुक पे करीब 30 से 40% हमने पास ऑन कर दिया कस्टमर्स को। तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में ये संशय तो हो ही जाता है कि हम कितनी कॉस्ट अब्जॉर्व करें। माइक्रो एसएमई सिर्फ 8 से 15% थिन मार्जिन पे काम करते हैं। देखो छोटा एंटरप्रेन्योर है, छोटा दुकानदार है, ऐसा नहीं कि उसके पास बड़े कॉर्पोरेट की तरह 30-40% मार्जिन है या बहुत बफर बना के रखता है। उसमें से अगर आपने 2-2.5% निकाल लिया है इन फॉर्म ऑफ ए न्यू कॉस्ट, तो उसके लिए बहुत हर्ट होता है। तो अगर मैं एक छोटा दुकानदार हूँ और मैं एक छोटी एक और दुकान खोलना चाहता हूँ, तो वो डिसीजन मैं रोक देता हूँ। अगर मैं एक छोटा मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे को एक 40 लाख की मशीन खरीदनी है, तो मैं फिर वेट करूंगा कि चलो 1 साल वेट कर लेते हैं, तब खरीद लेते हैं। अब वो सारे डिसीजन इन छोटे बिजनेस में होना शुरू हो जाएंगे। एक छोटा मैन्युफैक्चरर जब एक सीएनसी मशीन खरीदता है, वो मशीन की जो रेवेन्यू होती है वो साल की 3 से 5 लाख रुपए होती है। तो जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन साइकिल है और जो सर्विसेज साइकिल है, ये मोर लिंक टू साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जबकि एक्चुअल कॉस्ट। सो आई थिंक सो ऑब्वियसली एनबीएफसी तो बेनिफिट करेंगी, बिकॉज हम लोग भी ये वरी कर रहे थे कि हम कितनी कॉस्ट हमारी बढ़ेगी और कितना हम अब्जॉर्व कर सकते हैं। ये ग्रोथ हम मेंटेन करें या नहीं करें, तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये ग्रोथ हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी कॉस्ट अगर घटेगी नहीं तो फ्लैट तो कम से कम रहेगी। और दूसरा, हमारे कस्टमर को डेफिनेटली इससे जो है वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट आएगा। देखिए क्रेडिट डिमांड कुछ 21 से 22 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है एमएसएमई का, और जो ये 12 से 15% पर एनम पे ग्रो करता है। हमको इंडिया तभी अच्छा कर सकता है जब एमएसएमई कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम से कम 45 से 50% पहुंचना चाहिए, करंट बेस ऑफ 38-39%, बिकॉज वहां से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहां से ही लोग फले फूलेंगे। तो वहीं से सब कुछ, हमारा देश दिल्ली बॉम्बे में नहीं बसता, हमारा देश भारत में बसता है, और भारत में बसने वाले लोगों के लिए एमएसएमई का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सचिंद्र आज समय देने के लिए, अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। तो अगर यहाँ पर ग्रोथ जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, सारे स्पेसेस बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो स्मॉल हो, माइक्रो हो, लार्ज कैप फेस हो। और आज हमारे सारे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉलिसी पर हमारे साथ हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस और डायरेक्शन देने के लिए। मनीष आपका शुक्रिया, साहिल, युविका, हमारे साथ स्वरूप थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रूपा रेड्डी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दो बहुत ही प्यारी बातें मुझे ध्यान में रह गई। एक तो युविका का जो तरीका था ना, जिस हॉकिश पॉज, वो बहुत शानदार। और सचिन नाथ जी ने जो कहा ना कि हमारा देश जो है वो दिल्ली बम्बई में नहीं बसता है, छोटे शहरों में। और ये भी एक और बात है, दिल्ली बॉम्बे के अलावा बाकी का देश छोटे छोटे शहर भी नहीं है। 60, 70, 80 लाख की पॉपुलेशन वाले, बिल्कुल। और वहां पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उतना ही आता है रेट साइकिल का, और ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आता है, जो भी बाकी भी है। जैसे कि मनीष जी बता रहे थे और युविका भी बात कही थी कि इस अभी तक की जो हाइक्स हुई हैं उनका असर आना बाकी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि रेट हाइक के सिलसिले में आपने इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है, उस पर दबाव आ गया। तो ये बहुत अच्छी प्रूडेंट पॉलिसी आई है, बाजार को बहुत पसंद आई है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, इंडिया की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, जिसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी में इतनी गजब तरीके से तेजी दिखाई दे रही है, वो 7.14 के आसपास आ गई है। हाँ, 7.14 डिसीजन के बाद गिरी, और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक रिबाउंड नजर आया है। जाते जाते कुणाल बूथरा से एक टेक्निकल व्यू जरूरी बनता है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट आया बाजार में जिसकी उम्मीद नहीं थी। निफ्टी बैंक 41,220 और बैंक निफ्टी 17,600। कुणाल, कहाँ बंद होता है आज बाजार आपके हिसाब से? जी हाँ, अजय, आई थिंक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है इंडेक्स में। एक सरप्राइज मूव आ गया है इंडाइसेस में, बिकॉज मेरा ऐसा मानना था कि शायद हम थोड़े से आज लैकलस्टर ट्रेड करेंगे, स्पेसिफिकली पोस्ट आरबीआई पॉलिसी, बिकॉज जिस तरह से मार्केट इस इवेंट में गया है वो बहुत ही ज्यादा लाइट था ओपन इंटरेस्ट वाइज। तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि आज अगर ये गेन्स 41,000 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस को कन्विंसिंगली कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम 41,000 के लेवल्स को होल्ड कर पाए तो मेरा ऐसा मानना है कि हम और 800 से 1000 पॉइंट की अपटिक देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। 1000 पॉइंट की अपटिक बैंक निफ्टी पर दिख सकती है। ये खबर ही ऐसी है कि बाजार में बैंकिंग, एनबीएफसीज, पूरा जो ये स्पेस है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस है, वो अच्छा खासा चेयर कर रहा है। चलिए,
इस स्पेशल कवरेज को देखने के लिए, इस मेगा कवरेज को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार मार्केट्स पर एक्शन बना हुआ है, मार्केट्स पर नजर बनी हुई है, कहीं मच जाएगा मुझे और अजय को। फिलहाल स्पेशल कवरेज को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दोनों को दीजिए इजाजत।